नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 10 जवानों की मौत, 11 घायल। सभी घायलों को कमांड हॉस्पिटल उधमपुर किया गया एयरलिफ्ट। झारखंड के सारंडा में 10 नक्सलियों के शव बरामद, रक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कई इनामी और बड़े नक्सली ढेर, इलाके में सर्च अभियान जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवभूमि उत्तराखंड को बताया ऊर्जा का स्रोत, कहा विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान भारतीय परंपरा में ही निहित। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बसंत पंचमी के दिन 1 से 3 बजे के बीच नमाज की अनुमति, बाकी समय हो सकेगी मां सरस्वती की पूजा। और पश्चिम बंगाल में दीदी के एमएलए मुनीरुल इस्लाम पर चुनाव आयोग सख्त, अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए जिला चुनाव अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई है तो वहीं 11 जवान घायल हुए हैं। सभी घायल जवानों को कमांड हॉस्पिटल उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया है। यह हादसा भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास हुआ। सेना का कैस्पर वाहन फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरा। तो खन्नी टॉप के पास यह हादसा हुआ है। 10 जवानों की मौत की खबर है, कुछ जवान घायल भी हैं और जो घायल हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है कमांड हॉस्पिटल उधमपुर। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं और ये खबर भी इसी हादसे से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में हुए बड़े हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दुख जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि डोडा में एक दुखद सड़क हादसे में हमारे 10 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से बहुत दुख हुआ। हम अपने बहादुर सैनिकों की बेहतरीन सेवा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान इनामी नक्सली समेत कई नक्सलियों को मार गिराया। 10 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने इस बात की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए रणनीतिक ढंग से नक्सलियों को घेर लिया। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज हरिद्वार के बैरागी द्वीप पर आयोजित परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में शामिल हुए। गायत्री परिवार द्वारा माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड में कदम रखते ही हजारों वर्षों की तपस्या की ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने हरिद्वार को सप्त ऋषियों की तपस्या की पावन भूमि बताया। उन्होंने कहा, अनगिनत संतों ने हरिद्वार में करोड़ों लोगों की आत्मा को जागृत कर उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया है। कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने
गायत्री ऊर्जा को जागृत करने का काम किया। अमित शाह ने कहा, विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान भारतीय परंपरा में ही निहित है। जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। इससे पहले अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। तो हरिद्वार आस्था, आध्यात्म और संस्कृति का संगम, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। हरिद्वार सप्त ऋषियों की तपस्या की पावन भूमि है, ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। पंडित श्री राम शर्मा जी और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागृत किया, ये अमित शाह की ओर से कहा गया। आज दूसरा दिन है उनका उत्तराखंड दौरे का। भारतवर्ष पंडित श्री राम शर्मा जी के उपकारों से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, ये गृह मंत्री की ओर से कहा गया। अमित शाह ने कहा कि भारत का पुनर्निर्माण विश्व के लिए होगा कल्याणकारी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का। उन्होंने कहा कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान भारतीय परंपरा में निहित है। हरिद्वार आस्था, आध्यात्म और संस्कृति का संगम है, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। और साथ ही साथ अमित शाह ने हरिद्वार के शांति कुंज स्थित गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के दर्शन भी किए। तो अखंड ज्योति के दर्शन किए गृह मंत्री अमित शाह ने। और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है उत्तराखंड का। और उन्होंने कहा कि भारत का पुनर्निर्माण विश्व के लिए कल्याणकारी होगा, ये गृह मंत्री की ओर से वहाँ पर कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्व की समस्त समस्याओं का जो समाधान है वो भारतीय परंपराओं में ही निहित है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस और इन्वेस्टमेंट मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की मौजूदगी इस बार सिर्फ भागीदारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश ने ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में एक नया विजन भी पेश किया, जिसके चलते दुनिया की कई कंपनियां भारत से व्यापार बढ़ाने में रुचि ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भागीदारी दावोस सम्मेलन ने भारत की विकास गाथा को और मजबूत किया। टेमासेक के अध्यक्ष टी.ओ. ची हिन ने भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में रुचि व्यक्त की। सिंगापुर भारत के भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे और डीप टेक स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। एआई, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं से भारत का एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला भागीदार के रूप में उभरना स्पष्ट होता है। भारत ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी तेजी से विकास कर रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, दावोस में भारत पर वैश्विक विश्वास। मायस्क भारत के साथ मिलकर जहाजरानी, बंदरगाहों, रेलवे और सेमीकंडक्टर सामग्रियों सहित लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। हनीवेल भारत के साथ रेलवे आधुनिकीकरण में साझेदारी कर रही है। वो भारत में अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में भारत ने तय समय से पहले अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आज भारत के पास 267 गीगावाट क्षमता है। The unstoppable march of renewable, it is perfectly right. See, as far as whether future is renewable, this discussion is over now. Future is renewables. This is what India firmly believes, and accordingly we are acting. What Prime Minister Modi said,
one sun, one grid. These are all our conviction. One world, one sun, one grid. This is our conviction. And overall renewables, today we are 267 gigawatt installed capacity today. And this Honorable Prime Minister Modi committed that we are going to do it by 2030. This has been done in 2025. Sure. 5 years ahead of the time. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पेन की कंपनी एकोनिया के अध्यक्ष एवं सीईओ जोस मैनुअल एंट्रिकैनालिस टोमेक से मुलाकात की, जिसमें भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ अवसंरचना के अवसरों के विस्तार पर दूरदर्शी चर्चा हुई। इस बैठक में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा और तटवर्ती पवन ऊर्जा परियोजनाओं, हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा भंडारण समाधानों और भारत के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता लक्ष्य के अनुरूप 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की दायर की गई नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि शुक्रवार को नमाज 1 से 3 बजे के बीच होगी। साथ ही नमाज अदा करने के लिए आने वाले लोगों के लिए एक अलग प्रवेश और निकास मार्ग दिया जाएगा, जबकि पूजा करने वालों के लिए अलग रास्ता होगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर याचिका में शुक्रवार यानी कि बसंत पंचमी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज से रोकने और सिर्फ हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 अप्रैल 2003 के आदेश के अनुसार भोजशाला में हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा की अनुमति है, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इस आदेश में ये स्पष्ट नहीं था कि यदि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी तो उस दिन क्या किया जाएगा। वहीं एएसआई के वकील ने कहा कि अगर नमाज के लिए आने वालों की संख्या बता दी जाए तो उनके लिए पास जारी किए जा सकते हैं ताकि प्रवेश में कोई समस्या ना हो। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज शाम तक एएसआई को जानकारी देने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर क्षेत्र में पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया है। जिम की आड़ में धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले आरोपी फरीद खान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी फरीद से पूछताछ में कुछ और अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। शहर के कुछ जिम उस समय सुर्खियों में आए जब इन जिमों में फिटनेस ट्रेनिंग ले रही 2 लड़कियों ने थाना देहात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि पहले उनसे दोस्ती की गई और बाद में जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। जांच में सामने आया कि ये सभी जिम एक विशेष समुदाय द्वारा संचालित किए जा रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच शुरू की, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल फोन की जांच में कई अहम खुलासे हुए। इसके बाद पुलिस ने नगर क्षेत्र में संचालित 5 जिमों को सील कर दिया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की डूबने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। युवराज मेहता की मौत एक जल जमाव में फंसने से हो गई। ये जल जमाव बारिश के पानी और आसपास की सोसाइटियों के गंदे पानी के कारण हुआ था।
जांच में पता चला कि इस जगह पर पिछले 10 साल से जल जमाव की समस्या थी और ये धीरे धीरे एक पानी के तालाब में बदल गया था। इसके लिए जिम्मेदार कारणों की जांच करते हुए सामने आया है कि 2015 में सिंचाई विभाग ने जो जल प्रबंधन योजना बनाई थी उसका समय पर पालन नहीं किया गया, जिससे जल जमाव की समस्या और बढ़ गई और युवराज मेहता की जान चली गई। एनजीटी ने इस मामले में नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण सचिव और गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट को जवाबदेह ठहराया है। इन सभी संस्थाओं को 10 अप्रैल 2026 तक अपने हलफनामे पेश करने का आदेश दिया गया है। वहीं नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में शासन और प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है। जिस सोसाइटी में युवराज रहते थे वहां के लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा की ये खास रिपोर्ट। नोएडा 150 सेक्टर में इंजीनियर की मौत के मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ। सेक्टर 150 है, सामने जो रोड यहां पर आती है, दरअसल ये यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिंग रोड है और यहीं पर वो हादसा होता है। रात के वक्त जो युवराज हैं अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे, उसी वक्त उनकी गाड़ी सबसे पहले इस नाले से टकराती है और उसके बाद सामने जो आप गड्ढा देख रहे हैं उसमें उनकी गाड़ी चली जाती है। जिसके बाद वो अपने पिता को कॉल करते हैं, पिता यहाँ पर पहुँचते हैं, प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। इस पूरे मामले की बात करें तो एसआईटी का गठन किया गया है। 5 दिन में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर इधर आ जाइए, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि इस पूरे हादसे को आप किस तरह से देख रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया है, उम्मीद है युवराज को इंसाफ मिलेगा? बस यही उम्मीद है और आप लोगों से सबसे उम्मीद है। आप लोगों ने इसको इतना सब लोगों तक पहुंचाया है, पूरी देश की जनता तक पहुंचाया है, तो इसीलिए उम्मीद है। योगी जी से उम्मीद है, जितना फास्ट काम उन्होंने किया है, जितनी जल्दी एसआईटी का आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से ये सबसे पहला ऐसा है जिसमें इतना फास्ट एक्शन हुआ है। मेरे को नहीं लगता आज तक किसी और केस में और कहीं और इस लेवल के केस में इतना फास्ट एक्शन हुआ। एसआईटी पे पूरा विश्वास है, योगी जी पे पूरा विश्वास है और जल्दी अच्छी कार्रवाई और निर्णायक कार्रवाई हुई। जब युवराज यहाँ पर गिरे, उन्होंने अपने पिता को कॉल किया, पिता ने भी कई लोगों को बुलाने की यहाँ पर कोशिश की। आप भी उस वक्त कहाँ मौजूद थे कि आपको भी बुलाने की कोशिश हुई, मैसेज गया, क्या कहेंगे सर उसमें? मैं टाटा यूरेका में रहता हूँ, उसी टावर में रहता हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही रहता हूँ, वो 16 फ्लोर पे रहते हैं। बहुत ही सज्जन इंसान है। बस यही है कि ये नया सेक्टर है, लोग बाग इतने सज्जन इंसान है कि अभी इतना खास जान पहचान होती नहीं, तो थोड़ा वो संकोच है। उन्होंने मैसेज डाला मेरे को, जो कि 3:30, हमारे यहाँ पे ना नेटवर्क का भी बड़ा इशू है, तो आप मैसेज या कॉल करते हैं तो वो जब कनेक्ट करता है तभी वो डिलीवर होता है। तो वो हमें डिलीवर हुआ कुछ 3:30 बजे के करीब और मॉर्निंग में खैर मैंने देखा 7:30 बजे के करीब। और फिर मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, भाग्य से अभी मैं इसको स्कूल से ही लेके आ रहा हूँ, उनके प्री बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो 7, 7:30, 8 बजे जब हम जा रहे हैं बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए, तब तक तो खैर आपको पता ही है कि हो चुका था हादसा। साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जिन लोगों की ड्यूटी है, जो इस पूरे मामले में जो हादसे को लेकर जिम्मेदार हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन मुकेश के साथ दिव्यांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को केरल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इनमें रेलवे कनेक्टिविटी, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल शामिल हैं। प्रधानमंत्री 4 नई ट्रेन सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और 1 पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। ये ट्रेनें नागरकोइल, मैंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, तंबारम, तिरुवनंतपुरम, चारलापल्ली और त्रिशूर, गुरुवायूर के बीच चलेंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रा में सुधार होगा, जो यात्रा को सुरक्षित, किफ़ायती और समयबद्ध बनाएगा। इसके अलावा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे और 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री CSIR, NIIST, नवाचार और प्रौद्योगिकी हब की आधारशिला भी रखेंगे, जो आयुर्वेद और जैव प्रौद्योगिकी में शोध को बढ़ावा देगा। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री चित्रा तिरुनूल संस्थान में रेडियो सर्जरी केंद्र की आधारशिला रखेंगे।
इसके अलावा वो तिरुवनंतपुरम में नया पोस्ट ऑफिस भी उद्घाटित करेंगे जो डाक, बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आज 11 साल हो गए। इन 11 सालों में इसके तहत चल रही योजना बेमिसाल काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से खास बातचीत की डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का होगा और ये भारत सरकार की परिवर्तनकारी एक मिशन के तहत ये कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि बेटियों को जो जन्म से लेकर यानी उनके जीवन चक्र में परिवर्तन, जन्म से लेकर शिक्षा, कौशल, आजीविका हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से जो जागरूकता लोगों के अंदर आई, आज हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि अब बहुत ही विश्वास के साथ अब हमारी बेटियां, चाहे वो सुदूरवर्ती क्षेत्र की बेटियां हों, शहर की बेटियां हों, हर एक को सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, हर एक क्षेत्र में सरकार के द्वारा मिशन मोड में काम किए जा रहे हैं। लोगों के मानसिकता में भी सुधार हुआ है और अब बेहतर ढंग से बेटियों का देख रेख रख रखाव भी हो रहा है। और जैसे एसआरबी की बात करें 2014-15 में जहां एसआरबी 918 था, अगर 24-25 की हम बात करेंगे तो बढ़कर 929 हो गया है। तो निश्चित रूप से इसमें भी काफ़ी सुधार। पहले जो होता था कि घर की बेटी जब घर से बाहर निकलती थी तो सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का होता था, लेकिन आज वही बेटी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अब बेटियों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है और उस आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़कर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि उनको भरोसा है, उनको विश्वास है। भारत सरकार के माध्यम से हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीबॉक्स पोर्टल कि जहां भी वो हमारी बेटियां काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, एक अच्छा वातावरण उन्हें मिल सके। वन स्टॉप सेंटर है, महिला हेल्पलाइन 181 महिला हेल्पलाइन है और इसके अलावे अलग अलग क्षेत्रों में भी बेटियां जहां पे काम करें, एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है ताकि हमारी बेटियां अब पढ़ाई से लेकर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी उनकी भूमिका बढ़े। हमारे देश की जो बेटियां हैं उनको आज के दिन क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित रूप से आज बेटियों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, अभिभावकों में आत्मविश्वास बढ़ा है और हमारी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ विकसित भारत के लक्ष्य 2047 का, उस लक्ष्य को पाने के लिए महिलाओं को केंद्र में रखा है और वुमेन लेड डेवलपमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो हमारे साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अन्नपूर्णा जी थी, जिन्होंने साफ तरीके से ये कह दिया कि अब आप आगे बढ़ सकती हैं और न सिर्फ कि आपको आगे बढ़ना है बल्कि देश के प्रधानमंत्री, भारत देश आपका हाथ थामकर आपको न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में परचम लहराने के लिए तैयार कर रहा है। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। लेह लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जारी हैं और बर्फ पर शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने की सरकार की पहल साफ दिखाई दे रही है। देश भर से खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं, जिससे प्रतियोगिता का दायरा और प्रतिस्पर्धा दोनों पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक खेल मयंक श्रीवास्तव ने डीडी न्यूज़ के संवाददाता अभिषेक प्रसाद से बातचीत में बताया कि किस तरह भारत सरकार और खेल प्राधिकरण मिलकर भारत को वैश्विक शीतकालीन खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए ये खास बातचीत और इस बुलेटिन में आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत जो है जोरों शोरों से हो चुकी है और ये लगातार तीसरा साल है जब लद्दाख में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग का आयोजन हो रहा है और इस बार फिगर स्पोर्टिंग भी जो है ओलंपिक जो स्पोर्ट है वो डेब्यू कर रहा है। और खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स जो कि अब जिस मुकाम में आ गया है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीडीजी ऑफ
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मयंक श्रीवास्तव जी। सर, खेलो इंडिया गेम्स जो 2018 में शुरुआत की गई थी सरकार के द्वारा, आज वो बढ़ चढ़ के काफ़ी आगे आ चुका है। यूथ गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, विंटर स्पोर्ट्स हो, चाहे बीच गेम्स हो, तो आप किस तरह से सरकार की ये जो इनिशिएटिव है जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसको आप देखते हैं? जब से खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत हुई है उससे पहले शायद ही कभी किसी बहुत बड़े खेल प्रेमी ने भी भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड विंटर गेम्स की बात सुनी हो। भारत सरकार ने इसको फलीभूत किया, इसका कॉन्सेप्ट बनाया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया। अब ये रेगुलर वे में हर साल ऑर्गेनाइज होता है। इसके वेन्यूज़ भी फिक्स्ड हैं, लद्दाख में लेह, और जो स्नो लेक है वो कश्मीर के गुलमर्ग में, और ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। आइस हॉकी यहाँ पे कितना पॉपुलर है, साथ ही साथ आइस स्केटिंग भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से पिकअप कर रही है। यही रीज़न है कि इस बार हमने फिगर स्केटिंग को भी उसमें इंट्रोड्यूस किया है। जिस तरह से साई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लगातार काम कर रही है, डॉक्टर्स की टीम हमें हमेशा एथलीट्स को गाइड कर रही है, तो इसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसके मार्गनिर्देशन में और GTCC के जो पैरामीटर्स जो सेट करती है, उसके उन पैरामीटर्स के अंतर्गत जो विभिन्न अंग हैं, मेडिकल हो, चाहे आप तो बहुत बड़े बड़े अंगों की बात की है, मेडिकल वगैरह, अक्रेड जैसे ये अक्रेडिटेशन बनाना, खिलाड़ी कब आ रहे हैं मैपिंग करना, वो किस होटल में रुकेंगे, कब रुकेंगे, उनके किससे आ रहे हैं, उनका विधिवत स्वागत होना, और उनके डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना। तो ये पूरा एक तंत्र काम जो कर रहा है, ये बड़ा साइंटिफिक ढंग से और अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के अंतर्गत काम कर रहा है। लगातार यहाँ पे जो साई के ऑफिशियल्स है और जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है, वो एथलीट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको एक तरह से कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कम्पीट कर सके और आगे की ओर वो बढ़ सके। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ अभिषेक प्रसाद, DD न्यूज़।